स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। अमेरिका ने ना, ऑल्दो अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी, वो 45 से पहले ही आ गई थी। बट हम 45 में इसीलिए इसको काउंट करते हैं, रीजन बीइंग कि 45 में अमेरिका ने पहली बार बॉम्ब अपना टेस्ट किया था ऑन हिरोशिमा नागासाकी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। तो 1945 में जब यूएस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया था ना, उसकी वजह से जो बाकी जो एलाइज थे, सबसे पहला जो यूएसएसआर था, उसने सबसे ज्यादा रिजेंटमेंट शो की। रीजन बीइंग कि ही सेड, मतलब रशिया सेड, यूएसएसआर सेड कि आपके पास ये वेपन पहले से भी था, यू कुड हैव यूज्ड इट बिफोर, आपने यूज किया नहीं, आपने एंड पे आके यूज किया अपने मतलब के लिए, जब तक हमारे बहुत बंदे मर चुके थे। खैर रिजेंटमेंट स्टार्ट हुई, ये कोल्ड वॉर की बेसिस यहां से उठी थी। उसी दौरान ना यूएसएसआर के पास अब क्योंकि कंपैरेटिव एज था नहीं, तो यूएसएसआर ने बोला हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक कंपैरेटिव एज आ जाए। सो विद इन 4 years यूएसएसआर ने भी अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, एंड उसी साल अपना एक हाइड्रोजन बॉम्ब किसी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर के पास चली गई, सो उससे पूरा इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड पीस एट रिस्क आ जाएगा। इस वजह से इन्होंने ना एक एनपीटी फॉर्म करने की कोशिश की, ताकि इस टेक्नोलॉजी का जो स्प्रेड है ना, ताकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा कंट्रीज के पास ना जा पाए। उसका बैकग्राउंड ये था कि जितनी कंट्रीज के पास जाएगी, इसको कंट्रोल करना उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो कि हर कंट्री के पास न्यूक्लियर और दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर वेपन्स मार रही हो। सही है, इस वजह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इन द ईयर 1968 एनपीटी साइन हुई, फॉर्म हुई थी, ठीक है, ताकि इसका जो मेजर मकसद था वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसकी जो स्प्रेड है उसको रोकना, जो फैलती जा रही है उस ग्रास को रोकना, इसका मेजर मकसद था। विद इन 2 years रेटिफाई हुई। 4 कंट्रीज ऐसी थी जिसमें से सबसे पहला पाकिस्तान था, सेकंड वाज इंडिया, थर्ड वाज इजराइल, एंड फोर्थ वाज, ये 4 कंट्रीज थी ना, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड साउथ सूडान। इन 4 कंट्रीज ने कभी एनपीटी साइन ही नहीं की थी। रीजन बीइंग कि ये सारी कंट्रीज, एक तो इनके अपने नेशनल इंटरेस्ट थे, उसके अलावा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इस दुनिया के अंदर अपनी रिट स्टैब्लिश करवा सकें, रिट के साथ साथ अपनी एटलीस्ट अपनी कुछ वैल्यू हो, अपनी कुछ स्टैंडिंग स्टैब्लिश कर सकें। ये लोग, इन्होंने कभी साइन ही नहीं की। नॉर्थ कोरिया ने शुरू में तो साइन की थी ट्रीटी, बट साथ साथ जैसे जैसे इसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसने स्लोली ग्रेजुअली अपनी भी इसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट की। एंड द मोमेंट इसने अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, एक्वायर कर ली, इसने एकदम एनपीटी से मतलब पुल बैक किया अपनी कंट्री को, एंड एक न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर दिया अपने। तो इसीलिए इसको एज ए रोग नेशन भी अब कहा जाता है, क्योंकि इसने पहले ट्रीटी साइन की थी अपने मतलब के लिए, जब इसने थोड़े बहुत चीजें एक्वायर की पूरी दुनिया से, अपनी जैसे इसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वॉर टेक्नोलॉजी होती है न्यूक्लियर वेपन की, ये एकदम एनपीटी से पुल बैक कर गया था। सही है, ये तो आ गया बैकग्राउंड। इन्हीं दिनों ना, जब ये चाइना से पहले, जब अभी तक सिर्फ फ्रांस के पास आया था न्यूक्लियर वेपन, उन दिनों ना आईएईए एजेंसी बनाई गई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनाई गई। इसका जो मेजर मकसद था ना, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका जो पीसफुल यूज है, जिस तरह हम एनर्जी जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मेजरली यूज कर रहे होते हैं, तो इसका पीसफुल यूज जो है ना उसको एक्सपैंड करे एंड प्रमोट करे, कि कंट्रीज इसको वेपनाइज ना करें बट इसको पीसफुल मींस में यूज करें। इस मकसद के लिए बनाई गई थी। एंड इसका जो मेजर मकसद, एक और मकसद था कि इसने डिस्करेज करना था उन कंट्रीज को जो न्यूक्लियर वेपन्स को एज अ, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एज अ वेपन्स यूज कर रही थी मिलिट्री पर्पस के लिए। इसका एक और ये मेजर काम था। इसीलिए एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ऑन 29th of July 1957 वियना के अंदर। सही है, इसका मेजर, इट वाज मेड टू इंप्लीमेंट एंड सेफगार्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सही है, या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके जो उसको रोकना, मेजर मकसद थे इसके। बैक एंड पे इसकी ये सब कहानी चल रही थी। इसका जो एक और मेजर मकसद है ना, ये एज अ वॉच डॉग है, ये सब पे नजर रखती है पूरी दुनिया के ऊपर, कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविलियन पर्पसेस के अलावा किसी और वे में यूज ना करे, या अगर यूज कर रहा है तो उसको मिनिमाइज करे उस सब चीजों को। इसने मेक श्योर किया कि न्यूक्लियर वेस्ट जो है
क्योंकि अब न्यूक्लियर साइड हर किसी के जो न्यूक्लियर वेपन है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो बायोहैजर्ड मटेरियल है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के तरीके भी इसी एजेंसी ने रेगुलेट करना स्टार्ट किए, कि ऐसा ना हो कि कंट्रीज इसको ना डिस्पोज ऑफ सही ना करें एंड वो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, उसको डिस्टर्ब करे। तो इन सब चीजों को चेक में रखने के लिए ये सब एक एजेंसी बनाई गई थी। अच्छा, अब हमारा मेजर जो स्टडी है, जो मेजर हमारा टॉपिक है, दैट इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्योंकि पेपर में इसके बारे में नॉर्मली सवाल आ रहे होते हैं। हमारे साउथ एशिया वाले कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियराइज्ड जोन है हमारा ये वाला एरिया। उसके साथ साथ क्योंकि इसी एरिया के अंदर 4 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जिनमें से 2 की एक एक्टिवली एक डिस्प्यूट चल रहा है। उसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर, जिसको हम डिटेल में इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, इंडियन ओशन भी एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है, उसके साथ एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो रहा है अलॉन्ग विद द पैसिफिक ओशन। तो इसीलिए इन सब कंट्रीज की जो प्रोलिफरेशन है उस चीज को रोकने के लिए, इन सब के जो वेपन्स है उसको पीसफुल मीन्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी ये वाली ट्रीटी हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका जो प्राइमरी एम एंड ऑब्जेक्टिव है ना, जो शुरू में था, दैट वाज कि जो P5 है जिनके पास शुरू में थी, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, इसका जो मेजर मकसद था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन 5 स्टेट्स के बाद किसी कोई और स्टेट इन टेक्नोलॉजी को एक्वायर ना कर पाए, ये इसका पहला मकसद था। जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं उनका जो आर्सेनल है उसको डिक्रीज करना, उनको नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ लेके जाना, एंड वो कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाह रही हैं उनकी उन एम्बिशंस को रोकना, ये इसका प्राइमरी एम था। इसके साथ साथ इसका जो सेकेंडरी एम एंड ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसकी डिसआर्मामेंट करना, जो वेपन्स टेक्नोलॉजी है जो मिलिट्री पर्पस के लिए होती है उस चीज के बारे में। इसके बाद जो आर्मामेंट है, जो कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉक पाइल किए हुए, उनके न्यूक्लियर वेपन्स का जो वो है क्वांटिटी है उसको कम करना, एंड जितना हो सके उतना कम करना, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन सेफ रह सके। इसके बाद जो पीसफुल मीन है, जो पीसफुल यूजेस हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सिविलियन पर्सपेक्टिव्स के अंदर, उसको प्रमोट करना एंड रिस्ट्रिक्ट करना। कोई सैंक्शंस लगी थी, ईरान ने उसको कट डाउन किया था वापस, बट डिस्पाइट दैट उसके अभी भी सैंक्शंस लगी हुई हैं। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोसेस करता है उसकी जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, वो कहा जाता है ना कि उसके पास है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा था, किया नहीं था उसने। मैं एनपीटी को एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा पाकिस्तान मैडम, एनपीटी इज जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये सॉरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इसका जो मेजर मकसद है ना, दैट इज की जो वो है, क्या नाम है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सपेंशन को, उसके ट्रांसफर को रोकना इसका मेजर मकसद था। देखें उबैद साहब, जब नॉर्थ कोरिया ने अपनी ये ट्रीटी विड्रॉ की थी ना, ट्रीटी से इसने विड्रॉ किया था, सैंक्शंस लगे हुए थे, उसके बाद से ही इसके जो हालात हैं अमेरिका और नॉर्थ कोरिया उससे ज्यादा बिगड़े हैं। तो सैंक्शंस लगाई थी, इससे मतलब क्या कर सकते हो कंट्री के लिए। अच्छा, वॉचडॉग वाला जो पॉइंट था ना आईएईए का, वो ये था कि आईएईए ना ऐसा समझ ली कि उनके ऊपर एक वॉचडॉग की तरह काम कर रहा है। वॉचडॉग का मतलब उनके ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है इसने, कि कोई भी कंट्री इन चीजों की वायलेशन ना करे, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ना करें, पीसफुल मीन्स के लिए यूज। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया जो है ना कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए साइन अ ट्रीटी। अच्छा, इनके अंदर ना जो यूके एंड यूएसए, ये दोनों तो ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन जिनके पास थी। ऑस्ट्रेलिया की आप जो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को ना अंडर आईएईए के थ्रू रेगुलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, बट अगर हम लोग क्लियरली देखी जाए तो वायलेशन तो है ट्रीटी की, अगर हम इसको प्योरली इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द ट्रीटी कहें, बट उसके लूप होल्स बनाए हुए हैं इन लोगों ने। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स पीसफुल मीन से यूज नहीं होते, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज होती है। कि जिस तरह सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है इसकी, जो इससे हम बिजली जनरेट करते हैं, कराची के जो प्लांट्स हैं K1 K2, वो न्यूक्लियर वेपन्स के, वो क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजली जनरेट कर रहे हैं, वो उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। आर्टिकल 4 समझ में नहीं आया आपको, आर्टिकल 4 की तरफ जाते हैं। जो आर्टिकल 4 है ना,
आर्टिकल 4 ये कहता है हमें क्लियरली कि आप पीसफुल मीन्स के लिए टेक्नोलॉजी तो आप डेवलप कर सकते हो अपनी, बट आप किसी से टेक्नोलॉजी लोगे नहीं, आप खुद डेवलप कर लो, कोई मना नहीं है, गिवन कि आप पीसफुल मीन्स के लिए कर रहे हो। इसके अलावा इसके अंदर ये भी कहा गया कि जो कंट्रीज ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास है, टेक्नोलॉजी है, वो आपस में एक्सचेंज कर सकती हैं, गिवन कि वो पीसफुल मीन के लिए यूज कर रही हो न्यूक्लियर मटेरियल्स जो है हमारे। देखिए पाकिस्तान और इंडिया ने एनपीटी साइन इसलिए नहीं की थी क्योंकि उनको अपने खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाने थे। अगर हम साइन कर लेते तो हम कभी भी ये वेपन्स ना बना पाते। फोर्थ कंट्री हमारी नॉर्थ कोरिया मैडम, पाकिस्तान मैडम। अच्छा, बेनिफिट्स हैं एनपीटी ज्वाइन करने के कि आपको जो सबसे पहले आपने किया था। सही है, चलें एहसन साहब आप सवाल पूछ लें जब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रहा था कि ये इस तरह भी तो कंट्रोल हो सकती है ना कि ये सबके पास ये हो, मतलब ये न्यूक्लियर पावर जो है ये सबके पास वेपन हो और एक डर से ही वो जंग नहीं करेंगे। और जितने अब यानी ये हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं, मतलब वर्ल्ड में जितने पड़े हुए हैं, अगर वही चला दिए जाएं, अगर वो चल जाएं किसी वजह से, तो दुनिया तो उससे भी तबाह हो सकती है। तो फिर ये क्यों नहीं करते कि सबके पास हो जाए, ताकि एक दूसरे के डर से ही यानी जंग ना हो, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का मामला। सर मसला ये है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि काफी कंट्रीज ना अंडर सर्टेन कंडीशंस इतना बेहतर सोचती नहीं है। मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग वाली बात आती है ना, हम क्या कहते हैं, हम अपने और कुछ नहीं करते फिर न्यूक्लियर वेपन्स की डायरेक्शन की तरफ कर देते हैं। हम कहते हैं चलो भाई करो न्यूक्लियर वेपन्स। सिस्टम क्या है, क्योंकि वी नो कि हम लोग वैसे अगर हमारी पुरानी वॉर हुई जिस तरह कन्वेंशनल वॉर की तरफ गए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हमें बस न्यूक्लियर से एकदम चढ़ाई करते हैं। तो एट टाइम्स काफी कंट्रीज इतनी ज्यादा वो नहीं सोच रही होती, स्ट्रेटेजिकली नहीं सोच रही होती। यू नेवर नो कि कंट्री के अंदर लीडरशिप उस टाइम कैसी है, वो किस तरह की सोच रही है। अगर हर किसी के पास होगा तो चांसेस ऑफ वॉर, ऑफ न्यूक्लियर वॉर बढ़ जाएंगे, जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये एनपीटी बनाई गई थी। सही है जी सर, एक और चीज़ है कि सर जिन पास यानी उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन्हें पीसफुल पर्पसेस के लिए दे दी, अब उन्होंने अगर इसको यूज करना कर दिया खुद को वेपनाइज करने के लिए, तो उनके बारे में यानी ये क्या? ईरान ने यही किया था। ईरान मेंबर था, ईरान को पीसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। ईरान ने ना उसको क्या नाम है, उसको ज्यादा एनरिच किया एंड उसको ना वेपन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जो आईएईए की नजरों में आया, आईएईए ने रेगुलेशंस लगाई, सैंक्शंस लगी, उससे जबरदस्ती वापस कम करवाया गया सब चीजें। उसके पास जितना भी स्टॉक पाइल था जो न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट होने वाला था, जो मटेरियल ज्यादा एनरिच हो चुका था, वो रशिया को ट्रांसफर किया गया था। सर एक और चीज, ये आईएईए के हर मुल्क में यानी कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो इनको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, या मतलब वैसे ही इंटरनेशनल तौर पे किसी इंटरनेशनली मॉनिटर कर रहे होते हैं। इनका स्पेसिफिक वे क्या है मॉनिटर करने का, वो मुझे नहीं पता। शुक्रिया सर। सही है, चलें, थैंक यू। ओके जी, लारिब मैडम पूछें सवाल। सर मैंने एक बुक पढ़ी थी फ्रंट लाइन पाकिस्तान बाय साहद हुसैन। उसमें वो ये चीज मेंशन करता है कि जब इसका मतलब मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो बेचे थे इनको, ईरान को। और उसके बाद वो चीज मतलब अमेरिका को पता चली और उन्होंने कुछ मुशर्रफ पे दबाव डाला कि वो अब्दुल कदीर खान पे सैंक्शंस लगाएं और वो उनकी इस चीज को रोकें। तो वहां पर एक दो दफा तो मुशर्रफ ने उस चीज को इग्नोर किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने फिर जब ज्यादा उन्होंने मतलब उस चीज को ऑकुलर प्रूफ दिखाया उनको कि जी वाकई ये चीज हो रही है, वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली उनको वो सामान देते थे और मतलब वो जो भी था पैसे वगैरह ट्रांसफर हो रहे थे। तो उसके बाद फिर मुशर्रफ ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि मतलब वाकई कैसा हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज पे खामोशी इख्तियार की, जिससे मतलब उस चीज का यानी पॉजिटिवली उन्होंने बताया कि जी ये हो रहा है ऐसे, और मैंने जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो एक एटॉमिक इस्लामिक एटम बॉम्ब बनाया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज के पास हो, सिर्फ पाकिस्तान के पास नहीं। तो उससे फिर उन मतलब काफी ज्यादा
जो चीजें थी वो ईरान को उन्होंने बेची हुई थी और उनको डाटा वगैरह भी उन्होंने शेयर किया हुआ था, और इसके अलावा एक दो और इस्लामिक कंट्रीज थे, उनके साथ भी वो कनेक्शन में थे। तो क्या इससे भी मतलब उनके पास प्रूफ है नहीं कि वो, अब जैसे उन्होंने मिसाइल वगैरह भी बनाए हैं, तो उससे भी ये चीज श्योरिटी की तरफ जाती है कि उनके पास न्यूक्लियर जो है वो है। फिर उनका जो एटॉमिक न्यूक्लियर साइंसदान था उसको भी उन्होंने, अमेरिका ने मारा है। तो ये सारी चीजें इस चीज की तरफ लीड करती हैं, आई थिंक, कि जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो उन्होंने काफी हद तक उसमें सक्सेस हासिल कर ली है। व्हाट डू यू मैं से बताता अबाउट हूँ इट? मैं बताता हूँ जो आपने किताब पढ़ी है ना, उस किताब के अलावा एक और मैंने एक जगह जर्नल पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आईएईए वालों की रेगुलेशंस थी कि ईरान कह रहा था कि यार मैंने वेपनाइज करने की कोशिश की है, वेपनाइज नहीं किया। मैं यूरेनियम का बताता हूँ, यूरेनियम जब इनरिच हो रहा होता है ना, जब आप इसको आप न्यूक्लियर वेपन्स में कन्वर्ट करते हो ना, इसकी इनरिचमेंट हमें आपको ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा की चाहिए होती है। फॉर द पीसफुल पर्पजेज आप इसको बिलो 10 रहते हो इन सब चीजों में। ईरान क्लेम्ड कि यार हमने इनरिचनेस को सिर्फ 14 पता नहीं 15% तक किया है। इंटरनेशनली जो वो थे रिसर्चर्स थे, जो रिपोर्ट्स थी, उन्होंने क्लेम किया था कि ऑलमोस्ट 30% पे लोग जंप कर चुके हैं इनरिच करने के बाद। अभी कुछ ही टाइम में 30% से सबसे बड़ा जंप आएगा, एकदम 80% हिट करेंगे। समझने की बिल्कुल पीक टाइम था, वो जाने वाले थे। उसी टाइम सैंक्शंस लगी, उसी टाइम इसके ऊपर क्या नाम है, इसको वापस इसको इन लाइन लाया गया। आईएईए की टीम्स गई थी, उन्होंने चेक किया था जो भी मटेरियल ज्यादा इनरिच हुआ था उस सब मटेरियल को रशिया ट्रांसफर किया गया था एंड ईरान को वापस विद इन द पीसफुल डोमेन्स लाया गया था। ये आईएईए की अपनी रिपोर्ट कहती है। रही बात जो आप अब्दुल कदीर खान की बात कर रही हैं, देखें उसके उनके ऊपर ना, इट इज नॉट ओनली हिम, पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम भी आता है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। बट कुछ चीजें बैकड्रॉप पे चल रही होती हैं, कुछ चीजें फ्रंट एंड पे होती हैं। जिसने भी ट्रांसफर किया, हमारे पेपर में वो चीज इतना। सर मेरा क्वेश्चन ईरान के बारे में है कि ईरान से ले ली है सारी टेक्नोलॉजी, तो ये क्या जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस लिस्ट में आता है? अब नहीं आता, पहले इस पे वो तो इल्जाम सर लगाया पहले जा रहा आता था। था। पहले जब इसने अपनी चीजों को इनरिच करना तो स्टार्ट किया था सर तो इस जब पे इल्जाम लगे थे कि ये इसने बना लिया, ऑल्दो इसने बनाया नहीं था, ये बनाने वाला था ऑलमोस्ट, उस टाइम उस थ्रेशोल्ड पे पहुंचने वाला था। यस सर, और आप सर कुछ कह रही थी? मैंने आपको चैट में लिखा था कि आर्टिकल 4 जो है वो दोबारा कर दें, उस वक्त मैं नमाज पढ़ रही थी, समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, आर्टिकल 4। मैं आर्टिकल 4 वापस बता देता हूँ। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कंट्रीज चाहें तो अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पीसफुल पर्पसेस खुद ही डेवलप कर सकती हैं, हम उनको नहीं रोकेंगे, गिवन कि वो किसी और कंट्री से ना लें टेक्नोलॉजी या ना किसी और कंट्री को ना दें। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कंट्रीज एनपीटी की मेंबर बनेगी या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर द पीसफुल पर्पसेस बना रही हैं, उनको उनके साथ फुली पार्टिसिपेट, उनके साथ उनको सपोर्ट दी जाएगी कि वो फॉर द पीसफुल पर्पसेस अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल कर सकें इस टेक्नोलॉजी के तहत। सही है? जो आप लोगों का सवाल था ना कि लोगों को यस क्या, सर। कंट्रीज को क्या फायदा होता है टेक्नोलॉजी इसके ट्रीटी का साइन करते हुए, तो ये फायदा है उनका। सर मेरा क्वेश्चन ले लें काइंडली। हाँ जी जी बोले। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि जिस तरह कोई भी कंट्री जो है वो किसी दूसरे कंट्री से नहीं ले सकता ये न्यूक्लियर वेपन, लेकिन खुद जो है वो बना सकता है। ईरान भी तो खुद बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर उनके ऊपर क्यों सैंक्शन लगी, जबकि पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया और बाकी 5 कंट्रीज उन्होंने भी बनाए हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं। देखिए ईरान क्योंकि पहले मेंबर था एनपीटी का, जब इसने बनाने लगा तो इसने विड्रॉ कर लिया, ये सबसे पहला मसला इनका। सेकेंडली, ईरान खुद वेपनाइज नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है कि पाकिस्तान ने उनको ये टेक्नोलॉजी दी थी। सेकेंड चीज, ये आर्टिकल 2 की वायलेशन थी। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, पीसफुल पर्पजेस के लिए तो आप बना सकते हो आर्टिकल 4 जो है, बट आप इसको न्यूक्लियर वेपनाइज नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों के चक्करों में ईरान के ऊपर इल्जाम लगता है।
सर इस चीज का कोई प्रूफ है कि पाकिस्तान जो है वो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था? मैडम डिफरेंट रिपोर्ट्स क्लेम जी, करती हैं कि दिया था, लगता डिफरेंट भूत रिपोर्ट्स है। क्लेम करती हैं कि भाई मुझे तो डर ही लग रहा है। सिद्रा मैडम एक सेकंड, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स है ना वो क्लेम करती हैं कि वो डिफरेंट प्रूफ्स देती हैं, बट उसी के साथ साथ काफी ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी दी ही नहीं थी। बट पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी दी हो या ईरान ने खुद डेवलप की हो, इन आइदर केस वो एनपीटी की वायलेशन थी, जिसके तहत ईरान को पकड़ा जाता है नॉर्मली। सही है जी सर लास्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जो इंटरव्यू हुआ था एक, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो है वो इल्जाम लगाया और हमें गद्दार जो है वो बनाया, हालांकि ये खुद गद्दार हैं। परवेज मुशर्रफ के बारे में उनकी बात हो रही थी कि उन्होंने जो है वो कहा भी और उनसे आई थिंक माफी भी मंगवाई गई। तो उन्होंने तो बिल्कुल डिनाई किया था कि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैं आपको वही चीज कह रहा हूं कि काफी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो क्लेम करती हैं कि दिया है, शेयर किया है, काफी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो क्लेम करती हैं कि बिल्कुल नहीं दिया, तो फॉर श्योर कोई नहीं यानी कह कि सकता। सही, ठीक हो गया, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ले लें। जी जी बोलें। सर ये एनपीटी की फाउंडेशन का ईयर बता दें और इनमें जो कंट्रीज ने जो इनके सिग्नेटरी हैं उनका सीक्वेंस बता दें। इसकी टोटल स्ट्रेंथ तो मेरे जहन में इस टाइम नहीं है। ये बनी थी इन द ईयर 19 फॉर क्या नाम है 67 68 सही है, ये सॉरी 68 में बनी थी, 70 में रेटिफाई हुई है। ओके सर, और सिग्नेटरी कौन कौन से हैं सर, वो सीक्वेंस बता दें। सिग्नेटरी, हाँ सिग्नेटरी सारी कंट्रीज ही हैं इस टाइम, 4 कंट्रीज सिग्नेटरी नहीं है इसकी। शुरू में 4 कंट्रीज ने सिग्नेटरी कभी साइन किया ही नहीं था, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड साउथ सूडान, इन्होंने कभी साइन किया ही नहीं। ईरान, नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने पहले साइन किया एंड बाद में अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर ली थी। थैंक यू लेकिन सर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली और ईरान इसलिए पे तो बहुत sanctions हैं। ज्यादा दोनों सैंक्शंस दोनों पे हैं, ईरान हमारे साथ है इसलिए हमें नजर ज्यादा आता। सर उन्होंने जी अचीव तो कर लिया ना वो, अचीव मतलब कर लिया है, बट न्यूक्लियर। सैंक्शंस तभी तो है। हाँ है, आप अचीव करने से रोक नहीं सकते, सैंक्शन ही लगा सकते हो ना हद से ज्यादा। अच्छा मतलब अब सर है कंपैरेटिवली इन पे ज्यादा होंगी, पाकिस्तान, इंडिया, दोनों पे इसराइल और ज्यादा है, साउथ दोनों पे सुडान। दोनों पे ज्यादा है, दोनों पे जितनी थी, हर कंट्री की कैपेसिटी होती है कुछ सर्टेन लोड बर्दाश्त करने की। जी एहसन साहब आपका सवाल था, बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी 2-3 बातें हैं। बोलें बोलें। सर पहली बात यह है कि आपने एक लाइन यूज की थी कि रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्टेट्स टू 5। सर इसको अगर एक दफा आप एक्सप्लेन कर दे दोबारा। मैंने ये लाइन इसीलिए बोली थी कि जब ये एनपीटी बन रही थी ना, उस टाइम सिर्फ 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स थी, जिन 5 कंट्रीज के पास। इसका ओरिजिनल मकसद यही था कि इसको सिर्फ 5 कंट्रीज से ज्यादा किसी और कंट्री के पास ना जाए, इसका ओरिजिनल एम ये था। ठीक है कोई और सर। सवाल? इसके बाद सर नेक्स्ट सवाल ये है कि हम मोस्टली ये टर्म यूज कर रहे हैं कि सेंसेशंस लगती हैं, तो सर काइंडली थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या क्या सेंसेशन सर लग सकती हैं एनपीटी की तरफ से। पेंशन लगती हैं एनपीटी की तरफ से नहीं लगती, जो डिफरेंट मेंबर कंट्रीज है ना वो लगाती हैं कि उनके साथ ट्रेड कम हो जाता है, उनके साथ पूरी दुनिया में कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं होता, उनकी करेंसी इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस उसकी बहुत लो हो जाती है। उसके साथ उनके अलावा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी बहुत कम हो जाती है, उनको कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती, तो ये सब चीजें ना कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देती हैं। ठीक है सर। सर इस पे क्वेश्चन सर लास्ट बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर टॉपिक में से जो जो चीजें सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सर इम्पोर्टेंट होती हैं, सर उन पे अगर थोड़ा सा आप मतलब बता दिया करें कि ये इसको तैयार करें और इसको आप स्किप कर सकते हैं। मैं हर क्लास में ही बताता हूँ नॉर्मली। अगर एनपीटी वाले कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का आता है, इस साल मुझे एनपीटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता इस साल, क्योंकि इस साल इतनी बातें चल नहीं रही। इसके अलावा पाकिस्तान जो इम्पोर्टेंट है वो अफगानिस्तान इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, चीपैक हमारा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं निम्रा मैडम सवाल पूछ लें जल्दी से, कोई सवाल अगर है तो। नहीं कोई सवाल नहीं है।
आवाज आ रही है मेरी सबके पास? जी जी बोले निम्रा मैडम। सॉरी सर, वो माइक ऑन नहीं हुआ। सर आवाज आ रही है। सर वो पूछना जी चाह बोले। रही थी कि जैसे कि हम पाकिस्तान ने ये ट्रीटी साइन नहीं की थी, फिर क्यों सैंक्शन किया? क्योंकि जब एक कंट्री हम आजाद है, हमने जब साइन ही नहीं किया तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर। क्या ये अलाउ नहीं होता किसी कंट्री को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सके? मैडम बस ये कंट्री इंटरनेशनल प्रेशराइज तो करती है ना, भले मेंबर ना हो। हाँ लीगली कुछ नहीं कर सकते वो लोग, बट थ्रू सैंक्शंस हमारे ऊपर वो क्या नाम है, हमें वो प्रेशराइज कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट दे डू। सही है। ओके सर, ओके सर। चले जी उबैद साहब आपका आखिरी सवाल है, प्लीज पूछ लें। ये पूछ रहा हूँ कि ईरान अब जबकि मतलब मेंबर नहीं है इसका IAEA का, तो क्या वो अब मतलब न्यूक्लियर वेपन अपने बना सकता है? नहीं बना सकता। जो एनपीटी का मेंबर आप मेंबरशिप विड्रॉ नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मेंबरशिप विड्रॉ नहीं कर सकते आप अपनी। सही है। चलें हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई हैव टू लीव। मैं स्लाइड्स अभी भेज देता हूँ क्या नाम है एकेडमी को, यू कैन गेट देम फ्रॉम देम। थैंक यू एंड अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।